तो ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आई गेस अब तक मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स इस पे कंडक्ट करवाए और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। आज हम फोर्थ और ये जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर वाला कंसेप्ट है, इस पर हमारे न्यूमेरिकल के डिस्कशन का चौथा और आखिरी लेक्चर मैं समझता हूँ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी रह जाते हैं, तो फिर एक और छोटा सा सेशन हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे। फिलहाल आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन। ये काफी बड़ा है क्वेश्चन और इस तरीके के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो हमें कुछ फिगर्स दिए हुए होंगे यहाँ पे, जिसमें मासेस लगी होंगी, स्प्रिंग्स लगी होंगी और खास बात यह है कि पुलीज लगी होंगी। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में जो कुछ कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत हमको हेल्प करेंगे क्योंकि ये पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब हर एक अरेंजमेंट में मास m लगा होगा और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो है वो k होगा और हमने ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे देना है और फिर फाइनली हमसे ये पूछा जाएगा कि गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशंस क्या होगा, यानी कि हमें हर गिवन अरेंजमेंट के लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। एंड देयर आर सेवरल डिफरेंट अरेंजमेंट्स गिवन लाइक A B C D E एंड सो ऑन। तो एक एक करके बेटा मैं ये अरेंजमेंट्स आपके सामने रखता हूँ और फिर हम उनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। सो शैल वी बिगिन विद द सॉल्यूशन। आप चाहें तो अपने मॉड्यूल के नोट्स जो हैं वो अपने सामने रखें और क्वेश्चन को वहां से भी चाहें तो रेफर कर लें। ठीक है, शुरू करें। यस यस सर। ओके, तो पहला जो अरेंजमेंट ऑफ डायग्राम हमें गिवन है वो ऐसा है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना हमको कुछ ट्रिक्स कह लीजिए या कुछ बेसिक रूल्स जो है उन्हें फॉलो करना है। तो मामला कुछ ऐसा है कि हम ये सोचेंगे कि ये जो ब्लॉक है ना, हर बार हम ऐसे सोचेंगे कि इस ब्लॉक को हमने x इतना डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और ब्लॉक की जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है उस पर t टेंशन आएगा। ये हमारा सबसे पहला मामला होगा या सबसे पहली हमारा क्लेम होगा। बाकी जो हो रहा है हो जाने दो, लेकिन सबसे पहले तो हम ऐसे क्लेम करेंगे कि ब्लॉक पर डिस्प्लेसमेंट हो गया x और ब्लॉक का टेंशन आ गया t। अब ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। यही स्ट्रिंग घूम के दूसरी तरफ जा रही है, तो स्प्रिंग के दूसरे साइड भी या पुली के दूसरे साइड भी टेंशन t ही आने वाला है। और अगर ये ब्लॉक x इतना नीचे आता है तो जाहिर बात है ये स्प्रिंग भी x इतना एलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस यस सर। अब आप इस स्प्रिंग के हिसाब से सोचें कि इस पर फोर्स आया t और एलोंगेशन हुआ x और इसका फोर्स कांस्टेंट है k, तो क्या इस स्प्रिंग के हिसाब से आप ऐसे लिखोगे t इज इक्वल टू kx, क्योंकि फोर्स t आ गया और स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो वो kx होगा ना। तो आप क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू kx। क्या मेरी बात समझ आ रही है? याद रखना ये यहाँ पे टेंशन है। इज इट ओके? यस। अब हमको बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड बनाना है। तो टाइम पीरियड का जब हम कंसिडरेशन करेंगे या टाइम पीरियड लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि बेसिक लेवल पर या अरेंजमेंट के हिसाब से फोर्स कांस्टेंट कितना डेवलप हुआ है अरेंजमेंट के हिसाब से। तो अगर यहां टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी है, के एक्स यहां आया तो के एक्स यहां भी आया। करेक्ट है? यस सर। यानी कि इस ब्लॉक को, इस स्प्रिंग का पुली से घूमने के बाद भी कितना फोर्स कांस्टेंट मिला? के। बस। तो जब हम टाइम पीरियड मेंशन करेंगे, ध्यान से देखना, जब हम टाइम पीरियड मेंशन करेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट में जो भी मास ऑसिलेट हो रहा है डिवाइडेड बाय जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ब्लॉक को मिला, के। दैट्स इट। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ खास नहीं था। हाँ, इसमें
ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब जरा बेटा इस अरेंजमेंट पर गौर करते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी करें, ब्लॉक कितना नीचे आया, एक्स, ब्लॉक को टेंशन, ब्लॉक की स्ट्रिंग में टेंशन कितना, T. दूसरी तरफ वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन T. ये दोनों मिला के यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 2T. 2T। वेरी गुड। अब ये सिचुएशन ऐसी होती है ना बेटा यहाँ पे कि अगर ये पुली x इतना नीचे आती है, मान लो x इतना नीचे आ गई है पुली लाइक दिस, तो ये स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन होगा ना वो x/2 होगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हम ये पढ़ चुके हैं अरेंजमेंट। या ऐसे सोचो कि अगर ये पुली x इतना नीचे आई, ठीक है, ये पुली अगर x इतना नीचे आ गई, तो इधर की स्ट्रिंग भी x इतना लूज हुई और इधर की स्ट्रिंग भी x इतना लूज हुई, तो पुली से घूम के ये कितना नीचे आएगा, 2x। Yes. ठीक है, फिर एक बार गौर से सुनना, अगर इस स्प्रिंग में x एलोंगेशन हो गया तो पुली कितना नीचे आएगी, x। स्प्रिंग में अगर x एलोंगेशन हो गया तो पुली कितना नीचे आएगी, X. x। अगर पुली x नीचे आई तो इधर का धागा कितना लूज हुआ, x, X. और इधर का धागा कितना लूज हुआ, X. x। तो घूम के ये टोटल कितना नीचे आया, X. 2x. इसका मतलब स्प्रिंग में x आया तो यहाँ 2x आएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ब्लॉक में x आ गया है तो स्प्रिंग में कितना आना चाहिए, X/2. x/2। बात समझ आई? Yes, sir. अब बेटा एक काम करना, स्प्रिंग फोर्स कितना लिखोगे तुम, 2T। स्प्रिंग पे तो 2T मिला, सोचने वाली बात है। इज इक्वल टू क्या चीज, x/2। ठीक है, स्प्रिंग के लिए एलोंगेशन तो x/2 हुआ था, Yes. x/2। तो छोटा सा कैलकुलेशन करके मुझे बताइए t कितना हुआ, KX. कि x/4। हम्म। बेटा समझने की कोशिश करो ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, Yes. ठीक है। तो kx/4, तो मैं थोड़ा सा काम क्या करता हूं कि ये नीचे यहां लिखता हूं। अब मुझे बताओ कि इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना मिल रहा है, k मिल रहा है कि k/4 मिल रहा है, K/4. k/4 मिल रहा है। तो सोच समझ करके चीजों को अंडरस्टैंड करके बताइए कि ऐसी सिचुएशन में हम टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे। 2 पाई अंडर रूट में मास कितना ऑसिलेट हो रहा है, m, फोर्स कांस्टेंट कितना लग रहा है, K/4. k/4, तो 4 चला गया ऊपर, तो टाइम पीरियड ये हुआ 2 पाई अंडर रूट में 4m/k। फर्क समझ में आया? Yes. अब थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो भी पॉज करूंगा, इसे इस पे ठीक से अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं रुकूंगा यहाँ, ठीक है, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग भी पॉज कर देता हूँ। ओके, आपने सोचा इस पे? अब देखो तरीका ऐसे ही करना बेटा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मास को कितना नीचे ले आओगे, X. मास की जगह टेंशन कितना दे दोगे, T। T. अब सोचो अगर मास की जगह टेंशन T आया ना है, तो ये ऊपर की जो 2 प्लेसेस है ना, यहाँ पे टेंशन आना चाहिए T/2 और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, T/2. T/2. सोचने वाली बात है, Yes, sir. ठीक है। अब इस मास के हिसाब से अगर ये x नीचे आया है तो ये पुली कितना नीचे आई है, x। समझना बात को। तो जो अगर ये पुली x इतना नीचे आती है तो इधर स्प्रिंग को 2x लूज होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पुली x नीचे आएगी। Yes, sir. स्प्रिंग में 2x होगा तो एक x इधर चला जाएगा, एक नीचे x, घूमेगी ना पुली, ये 2x लूज होगा तब ये x नीचे आएगा, बिल्कुल इसका उल्टा है। Yes, sir. इधर x/2 हुआ तो इधर x, अगर इधर x होता तो इधर 2x आता। उसी तरीके से अगर इधर x हुआ है तो इधर ऊपर 2x आएगा। Yes, sir. ठीक है, आप ऐसे सोचो, नहीं तो देखो और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसको। जस्ट थिंक कि ये x नीचे आ गया तो इधर भी x खुला और इधर भी x खुला ना, ये पोर्शन में भी x की इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है और ये पोर्शन में भी x की इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है, तो ओवरऑल घूम के ये कितना हो जाएगा, 2x. मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ
स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ वो 2x हुआ। अब बताइए मैं इक्वेशन ऑफ फोर्स कैसे लिखूं यहाँ पे? T/2 is T/2, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। K K टाइम्स ऑफ 2x. बहुत अच्छे। तो क्या इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के बाद मुझे मिल रहा है T इज इक्वल टू 4kx. 4kx, वेरी गुड। तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया बेटा? 4k. 4k, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो इस हिसाब से टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट में जो मास ऑसिलेट हो रहा है m डिवाइडेड बाय जो 4k. इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट आ रहा है, और इस बार इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट आ रहा है 4k। अब मैं क्या कहता हूं, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं, इन्हें याद भी रख लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आईआईटी एडवांस लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े लेवल पे आते हैं, तो उसमें और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दे सकता है। ये जो केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ इनिशियल लेवल पे, ये स्टैंडर्ड है, आप इन्हें याद भी रखोगे तो भी काफी है। अब जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया मामला, इस पर भी सोचें थोड़ा सा। मैं वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी रुका देता हूँ। तो सोच लिया आई थिंक, शुरू करते हैं। इसको नीचे बुलाते हैं, कितना? x, कितना टेंशन? t। इस हिसाब से सोचो बेटा, इधर टेंशन आया T/2 और इधर भी टेंशन आएगा T/2, क्योंकि ये T/2 टेंशन मिलके इधर T होने वाला है। अच्छा, अब यहां से ये पुली वापस से अटैच है, तो अगर इधर T/2 आया तो उसका आधा इधर आएगा ना? यस, इधर आ जाएगा T/4, शाबाश। और इधर भी क्या आएगा? T/4. अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर ये मास x इतना नीचे आया, मतलब ये पुली x इतना नीचे आई, तो ये धागा कितना खुला? 2x। 2x खुला, 2x 2x, Yes. सही है ना? अगर ये 2x खुला तो ये दोनों ऊपर के कितने खुले? 4x. बिल्कुल सही है, शाबाश। मतलब इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ? 4x. 4x। अब इक्वेशन लिख के बताओ। T/4 T/4 is equal to जा रहे हो, k वेरी into गुड वेरी 4x. गुड, k टाइम्स ऑफ 4x. 4x, करेक्ट है एकदम। Yes. तो t का आंसर क्या आया? 16kx. 16kx, वेरी गुड। तो इफेक्टिव k क्या बना? 16k. 16k, दैट्स इट। अब टाइम पीरियड क्या होगा? 2 pi under root m by 16k. डिवाइडेड बाय 16k, खत्म। अब ये जो टेंशन और ये जो एलोंगेशंस है ना, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा 11th के न्यू लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। मैं इस पे यहाँ पे खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो फिर पूरा वक्त मुझे उसी पे देना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? x के लिए 2x क्यों हुआ, 2x के लिए 4x क्यों हुआ? Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा और टिपिकल केस लेते हैं, थोड़ा और टिपिकल केस है, इसे देखिए ध्यान से। थोड़ा और टिपिकल केस है, काम वैसे ही करना है आपने, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि दो पुली और दोनों पुलिस के साथ दो स्प्रिंग्स लगी हैं। ये सारे केसेस देखो एक ही स्प्रिंग लगा रहे थे हम। अब ये दो स्प्रिंग तो अलग अलग एलोंगेशन देंगे, दे विल गिव टू डिफरेंट एलोंगेशंस इन सच केसेस, ठीक है ना? दो अलग अलग एलोंगेशंस हमें यहाँ एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले तो हम लोग टेंशन वेंशन का सारा मामला क्लियर करते हैं। बेटा यहाँ पे टेंशन आएगा T और ये नीचे आ गया मान लो x, तो जाहिर बात है इधर टेंशन आएगा T, तो स्प्रिंग पर टेंशन आएगा 2T। ये तो बात क्लियर हुई, ठीक है? Yes. T तो घूम के दूसरी तरफ भी आएगा T, और ये नीचे की तरफ अगर यहाँ पे मैं टेंशन फिर एक बार दिखाने लग जाऊं तो ये वाला टेंशन भी आ जाएगा 2T। ये T, ये घूम के इधर T, ये घूम के इधर T, ये तो कनेक्टेड स्ट्रिंग है, ये तो T T T T T बराबर है। दोनों तरफ T तो इधर 2T, इन दोनों तरफ T तो इधर भी 2T। क्लियर? Yes. अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूं, गौर से सुनो मेरी बात, कि इधर x हुआ तो इधर 2x होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। सॉरी, x/2 होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, आई कांट, क्योंकि ये पुली के साथ और एक कनेक्टेड पुली में स्प्रिंग अटैच है। तो हमें पता नहीं क्या ये स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगी, हमें ये नहीं पता है। तो इस बार मैं थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि इस तरफ एलोंगेशन आएगा x1 और इस स्प्रिंग में आएगा एलोंगेशन x2, ठीक है? Yes. ऐसे करके
टोटल जो एलोंगेशन होना है x, ये जो टोटल ब्लॉक नीचे जाएगा इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये भी ऊपर की तरफ एलोंगेट होगी स्प्रिंग, इधर धागा लूज होगा, ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे एलोंगेट होगी तो इधर धागा और लूज होगा, ये और नीचे जाएगा। मतलब x में x1 और x2 का कंट्रीब्यूशन होगा। Yes. लेकिन कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। 2x1 प्लस 2x2, क्या कहते हो? समझने की कोशिश करो बेटा। सिर्फ x1 प्लस x2 नहीं होगा। जैसे इस सिस्टम को, सिर्फ इतनी सिस्टम को यहां देखो, x है तो उसका डबल, यहां जितना भी हो रहा है उसका डबल यहां हो रहा है ना। तो उसी तरीके से यहां x1 जितना भी होगा उसका डबल यहां होगा ना। Yes. और ये x2 जितना भी होगा उसका डबल यहां इसको मिलेगा ना। तो x का एलोंगेशन जो है ये x1 प्लस x2 हो जाएगा, बट सिर्फ x1 प्लस x2 नहीं बल्कि उनका डबल डबल होगा। Yes. क्लियर हुई बात? Yes, sir. तो इस x को मैं चाहूं तो ऐसे लिख लूं 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस X2. अब ध्यान से देखना, इस स्प्रिंग के लिए अगर मैंने फोर्स लिखा, इस वाली स्प्रिंग के लिए, तो मैं फोर्स ऐसे लिखूंगा बेटा 2T kx1। इससे मुझे पता चलेगा कि x1 इज इक्वल टू 2T बाई k। Yes. इस स्प्रिंग के लिए भी मैं फोर्स ऐसे लिखूंगा 2T इज इक्वल टू kx। इससे मुझे पता चलेगा कि x2 इज इक्वल टू 2T बाई k। तो ये जो दोनों वैल्यूज मैंने यहां निकाली है ना, मैं ये यहां ला करके सब्स्टिट्यूट करूंगा x वाली इक्वेशन में। तो x हो गया 2 टाइम्स ऑफ x1 की जगह क्या लिखेंगे? 2T by K. 2T बाई k प्लस 2T by K. प्लस 2T बाई k। ठीक है। इनफैक्ट हम चाहें तो इसे k1 k2 ऐसे भी कर सकते हैं इफ नीडेड, बट क्वेश्चन में हमें बाकायदा k ऐसे दिया है तो हम उसको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लाते। अब 2T कॉमन ले लो, 1 बाई k प्लस 1 बाई k कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया 4, तो ये हो गया बेटा 4T 1 बाई k प्लस 1 बाई k। थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाते हैं, 8T बाई k, क्या कहते हो? सही है? करेक्ट जा रहे हैं? Yes. T is equal to k by 8 into x. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. ठीक है ना? Yes. मुझे बताओ इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना मिला? K by 8. by 8। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बताएंगे? 2 पाई अंडर रूट में 8m by K. k बाई 8, तो उसका 8 चला गया ऊपर। तो ये ऐसे करना है, ठीक है? Yes. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत आपको टफ लगेगा, लेकिन है ऐसा ही जैसे अभी किया। ये देखिए, देखने में ऐसा लगेगा और बाप रे कितने सारे स्प्रिंग लगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे सोचते हैं, बहुत आसान है। देखो ये स्प्रिंग आई नीचे x से, इधर आया टेंशन T, इधर भी T, इधर भी T, इधर भी T, इधर भी T, कनेक्टेड है ना सब कुछ? Yes. इधर की स्प्रिंग पे कितना आया? 2T, इधर की स्प्रिंग पे 2T, इधर की स्प्रिंग पे 2T, इधर की स्प्रिंग पे 2T. एक काम करते हैं, इसको एलोंगेशन मिला x1, इसको मिला x2, इसको मिला x3 और इस वाली स्प्रिंग को मिला मान लेते हैं x4। हमें पता नहीं ना, अब एलोंगेशन सेम नहीं होंगे ना। Yes. वी डोंट नो। अब पिछला जो अरेंजमेंट था उसमें ये ऐसे 2 स्प्रिंग्स लगे थे सिर्फ ऐसे, तो और फिर ये ऐसा कनेक्टेड था। ये देखो ये ऊपर जाके कनेक्टेड था। अब ये क्या किया, वहां वापस से एक पुली लगाई इधर, फिर घुमा के ऐसे ऐसे कंटिन्यू किया है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे सोच समझ के बताएं कि मैं x कैसे लिखूं। सोच समझ के बताएं। टोटल ये जो ब्लॉक नीचे आएगा उसमें ये स्प्रिंग का एलोंगेशन भी आएगा, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन भी आएगा, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन भी आएगा, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन भी आएगा। तो सिंपली कैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4,
क्या 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x4 ये होगा? सोचें। Yes, sir. Yes. जस्ट इमेजिन करो ये स्प्रिंग x नीचे आ गई, ये पुली x नीचे आ गई, जस्ट इमेजिन करो। तो क्या इधर भी x खुला और इधर भी x खुला? तो टोटल कितना नीचे आएगा? ये 2x. 2x, मतलब यहाँ जितना एलोंगेशन हो रहा है उसका डबल यहाँ होगा। सही है? Yes. इसका मतलब x1 में x4 का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो डबल होगा, उसी तरीके से x3 का कंट्रीब्यूशन भी डबल होगा और x2 और x1 का कंट्रीब्यूशन भी डबल होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ ये ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब मुझे एक बात बताओ आप कि इस स्प्रिंग के लिए मैं कैसे लिखूंगा? 2t इज इक्वल टू kx1. a1 x1। k1x1. तो इस हिसाब से x1 क्या हो गया? 2t 2t k1. तो उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर मैं लिखूं तो बेटा ये हो जाएगा 2t बाई k1 प्लस ध्यान से 2t by k2. 2t बाई k2 प्लस 2t बाई k3 प्लस 2t बाई k4। ठीक है, आप चाहो तो 2t यहां से कॉमन ले लो, ये हो गया 4t। 4t. इट विल गो इन ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4. तो फाइनली t इज इक्वल टू क्या आएगा? 4x बाई 1 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4। माइक जरा ऑफ रखो प्लीज, माइक ऑफ रखें प्लीज। इंटू x, माइक ऑफ रखें प्लीज। सानिया, ओके। सो इज दिस द केस? ये पूरा ब्रैकेट ऐसे नीचे इनवर्स में लेना पड़ेगा ना? Yes. तो अब बताओ कि इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया? ये सब करेक्ट है ना? यही सब ना? अगर मान ले इस प्रॉब्लम को सिंपल बनाते हुए इसको k1 k2 k3 को k बोल दिया मैंने, तो ये 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k हो जाएगा 4/k। 4 into 4 16 हो जाएगा और सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अगर k1 k2 k3 ऐसी अलग अलग वैल्यूज हमने रखी हैं तो ऐसे ही तो हैंडल करना पड़ेगा। Yes. तो वाकई जब हम इसका टाइम पीरियड क्लेम करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। ये देखो 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय ये सारी चीज ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4। समझ पाए? Yes. ठीक है ना? Yes, sir. दैट इज हाउ वी हैव टू टेक इट। अब ठीक है, और ज्यादा आगे टाइम पीरियड को क्लेम करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो कि ऑल k1 k2 k3 वैल्यूज आर इक्वल, तब भी चलेगा। चलो, ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिया है इसमें एक और आखिरी अरेंजमेंट है, लास्ट अरेंजमेंट है, उसे भी देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस वन। अब इसमें भी थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां ब्लॉक पे टेंशन देना है t, ब्लॉक को नीचे लाना है x, हर बार यही करना है। अब चूंकि ये स्प्रिंग घूम के जा रही है इधर, तो इसका एलोंगेशन हो जाएगा, सॉरी इसमें भी टेंशन आएगा t, इस हिसाब से यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? 2t। 2t. ठीक है। अच्छा, दोनों स्प्रिंग्स मैंने सेम टाइप के रखी हैं के इनका फोर्स कांस्टेंट है। अब सोचो कि अगर इस स्प्रिंग में मेरा क्लेम ये है इस स्प्रिंग के बारे में कि इसका एलोंगेशन x1 है और इसका x2 है, तो सोच समझ के बताओ मैं x कैसे लिखूंगा? सोच समझ के बताना, गड़बड़ नहीं 2x1 plus 2x2. नहीं, यहां गलती हुई। 2x1 plus 2x2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग जा रही है ना इधर से इधर इधर, तो यहां सेम एलोंगेशन आएगा। 2x1 plus x2. गलत, ये भी गलत है। x1 plus 2x2. 1 plus 2x2, शाबाश।
x1 का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, यहाँ कंट्रीब्यूशन जो आएगा ना वो वही यहाँ पहुंचेगा ना, डबल थोड़ी होगा। Yes. तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हुआ तो ये धागा इधर से 2 सेंटीमीटर ही नीचे जाएगा ना। आया नहीं आया समझ में? Yes sir. मतलब x1 जितना भी होगा वो x को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये x2 मान लो 2 सेंटीमीटर नीचे आया तो जस्ट इमेजिन करो, अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे आता है तो इधर का धागा भी 2 सेंटीमीटर लूज हुआ और इधर का धागा भी 2 सेंटीमीटर लूज हुआ, तो ये पलट के कितना नीचे गया? 4 centimeter. 4 centimeter. नीचे गया। तो इसका मतलब x2 का कंट्रीब्यूशन डबल होके x को मिलेगा और x1 का कंट्रीब्यूशन एज इट इज x को मिलेगा। क्लियर हुई बात? आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes sir. Yes sir. आप मुझे बताएं मैं x कैसे लिखूं यहां से, इस स्प्रिंग के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, t इज इक्वल टू kx1. kx1। इस हिसाब से आई हैव टू मेंशन x1 इज इक्वल टू t बाई k। और बेटा मैं अगर इस स्प्रिंग के लिए लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 2t इज इक्वल टू kx2. kx2, यानी कि x2 इज इक्वल टू 2t बाई k। तो इक्वेशन बताओ क्या लिखना चाहिए? x इज इक्वल टू x1 की जगह आ जाएगा t डिवाइडेड बाई k प्लस यहाँ 2 पहले से है, फिर 2t बाई k। सही जा रहे हैं? Yes sir. x इज इक्वल टू ये हो गया बेटा t बाई k प्लस ये हो गया 4t by k. 4t बाई k। t बाई k मैंने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 5t बाई k। करेक्ट है? Yes. 5t बाई k। 5t बाई k को हम थोड़ा सा हल्का सा सॉल्यूशन दे देते हैं, रादर मुझे कहना चाहिए रीअरेंजमेंट दे देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू k by 5x. k बाई 5 इंटू x। अब सोचा जाए तो ये बताएं मुझे कि हमने इफेक्टिव k क्या मिला? k by 5. k बाई 5। तो टाइम पीरियड हमारा हो गया 2 पाई अंडर रूट में ये मास डिवाइडेड बाई k बाई 5। तो बेटा ये 5 गया ऊपर। क्लियर है? यस। Yes sir. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जितना भी मैंने आपको बताया उसमें कोई डाउट नहीं ना? अच्छे से क्लियर हुआ? Yes sir. ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा, एक छोटा हल्का फुल्का 2-3 क्वेश्चन लेता हूं ताकि थोड़ा प्रेशर आपका कम हो जाए। यहाँ कह रहा है कि देयर आर टू बॉडीज ऑफ मास m and n, two bodies m and n having equal masses, okay, are suspended from the two separate massless springs of force constant k1 and then k2 respectively. If two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, तो इन दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है। तो ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर द मास m एंड टू द मास n क्या होगा। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये m मास और इसी तरीके की एक दूसरी स्प्रिंग लगी है, बट द मास इज n। इस वाले का फोर्स कांस्टेंट लेट से k1 है और इस वाले का फोर्स कांस्टेंट k2 है, बट ये कह रहा है कि इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, तो फिर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, बस इसी पर तय करना है हमें कि इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। तो लेट मी राइट द गिवन कंडीशन। Vmax for the first block is same as that of Vmax for the second block. अब आपको याद होगा Vmax का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है एम्पलीट्यूड A1 इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा1, एम्पलीट्यूड A2 इंटू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा2। ठीक है, तो इफ आई गो फॉर द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड देन इट विल बिकम A1 by A2 is equal to ओमेगा2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। बट सोचो बेटा ओमेगा क्या होता है? 2 pi by t. नहीं, यहाँ पे 2 पाई बाई टी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग k बाई m वाला फैक्टर लेंगे और वो भी अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा k1 बाई m और दूसरे वाले मास के लिए ये हो जाएगा बेटा k2 बाई m। दोनों में m m ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दोनों के मासेस इक्वल है। Yes. तो m और m फैक्टर काट दो तो रेशियो हमारा आ जाएगा k1 बाई k2. रूट में k1 बाई k2। तो ये आंसर आ गया।
बड़ा आसान, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें काफी लाइक कुछ गड़बड़ थी या कुछ टिपिकल कुछ था। Yes, sir. ओके, एक और देखते हैं। A particle of mass 200 gram execute SHM. The restoring force is provided by the spring of force constant 80. तो ये जो force constant है, ये K वैल्यू हमको इसने दे रखा है यहाँ, ये K वैल्यू बता दी। फिर ये जो बताया है ये मास बता दिया M। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो ओमेगा से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ओमेगा फिगर आउट करते हैं। ओमेगा होता है अंडर रूट में K/M, करेक्ट है। एज पर गिवन क्वेश्चन 80 डिवाइडेड बाय 200 into 10 to the power -3, करेक्ट है, ग्राम Yes. के हिसाब से। तो बेटा ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 0.2, क्या कहते हो? ये हो गया अंडर रूट में 400, 400. यानी कि 20. तो हमें पता चला 20 रेडियन पर सेकंड जो है इसका ओमेगा आ रहा है। अब अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो काफी आसान है, 2 पाई बाई ओमेगा। सो दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 20। 2 पाई डिवाइडेड बाय 20 का मतलब सीधा सीधा हुआ पाई बाई 10। Yes, sir. पाई का वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाय 10, 0.31. 0.314 सेकंड। उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। Yes. आ रहा है ना समझ में? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर वन। ये काफी आसान क्वेश्चन है मेरे ओपिनियन में, इसमें हमें ज्यादा कुछ ऐसे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जरूर करना पड़ेगा। यहां थोड़ा सोचना है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L and its force constant is K. When a weight W is suspended from it, its length increases by x. तो W इतना वेट जब हम उस पर लगाते हैं तो उसकी लेंथ x से इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा देखो, ऐसे मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है, इस पे ये टोटल वेट मैंने लगाया W का मतलब mg हो जाएगा, ये ऊपर आ गया kx, ठीक है, क्योंकि x से एलोंगेशन हो रहा है ना इसमें। इसका सीधा सा मतलब क्या हम ऐसे करें कि W इज इक्वल टू kx। Yes, sir. स्टैंडिंग पोजीशन में, रेस्ट वाली पोजीशन में, जब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो इसके वेट को स्प्रिंग के फोर्स kx ने बैलेंस किया, बराबर। Yes. अब हम क्या कर रहे हैं कि इस स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस सिनेरियो को आपको समझा देता हूं कि ये स्प्रिंग है जिसको ऐसे मैंने 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अब ये वाली लेंथ बेटा L/2 हो गई और ये वाली लेंथ भी L/2 हो गई। तो बिफोर वी रीड फर्दर एंड ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर, पहले ये देखते हैं कि हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना है। तो लेट्स से कि इसका फोर्स कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए मैं k डैश ऐसे इमेजिन करता हूं। तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए, k डैश L/2 इज इक्वल टू KL, क्या कहते हो? Yes, sir. तो पता चला k डैश इज इक्वल टू 2k, ठीक। मतलब इस छोटे से हिस्से का फोर्स कांस्टेंट 2k हुआ और ये दूसरे वाले हिस्से का भी फोर्स कांस्टेंट 2k हुआ। Yes, sir. अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों ऐसे कट किए हुए पार्ट्स हैं ना, हमने इनको जोड़ना है पैरेलल में और सेम वेट लगाना है W। तो ये दोनों कट किए हुए पार्ट्स हैं, अब ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है। हमने इनको पैरेलल में जोड़ा और इनके ऊपर वापस से हमने लगाया W। लेकिन ख्याल रहे ये अब 2k है और ये भी अब 2k है, ठीक है। तो फिर ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन कितना होगा, ये कितना नीचे आएगा। तो चलो हम मानते हैं कि ये कुछ ऐसे नीचे आया x डैश। अब बेटा समझने की कोशिश करो कि W इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए पता है, 4K. पैरेलल इनटू x डैश।
हाँ के पैरेंटल। मैं थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ 4K आना चाहिए, बिल्कुल सही है, शाबाश। 4K क्यों आएगा सोचिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो एडिशन हो जाती है, Yes. करेक्ट है। तो अब मैं आगे चल के यहाँ मेंशन करूंगा 4K इंटू एक्स डैश, बिल्कुल सही। बट व्हाट W इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइन कर रखा है हमने W के बारे में ऑलरेडी, KX. ये W हटा करके हम यहाँ मेंशन कर देते हैं KX इज इक्वल टू 4K एक्स डैश। हम देखेंगे कि यहां से ये K फैक्टर, यहां से ये K फैक्टर कट गया, और फाइनली इसे रीअरेंज करने पे हमको आंसर मिला एक्स डैश इज इक्वल टू By 4. ऑप्शन डी। हमारा आंसर। अब ये देखा आपने, सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ा इसमें। क्वेश्चन मजेदार था, है कि नहीं? Yes. ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड लेते हैं। तैयार है? थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक नई बातें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, जो रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से मैं उठाऊंगा, तो थोड़ा सा चीजों को बर्दाश्त करें, ठीक है? बाद में वो आपको बाय डिफॉल्ट खुद ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब डायग्राम देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है और एक स्प्रिंग लगी है, और रॉड को एक एंड से फिक्स किया है, दूसरे एंड पर स्प्रिंग लगाई है। हम रॉड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, हल्का सा इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो हम देखेंगे कि रॉड ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे? क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर इस रॉड को डिस्टर्ब कर दिया जाए और ये रॉड ऑसिलेट होने लगी, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन शायद नहीं आया है ना? ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, मैं मॉड्यूल से देख रहा था डायरेक्ट। ओके, तो इतना हिस्सा हमारा रह गया था। What is the period of small oscillation that results when the rod is rotated slightly and released? हल्का सा रॉड को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये ऐसे दड़ ऑसिलेट करता है ना। तो फिर क्वेश्चन ये है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और एकदम फंडामेंटल लेवल पे हमको इसको सॉल्व करना है और समझना है। चलो मान लेते हैं कि रॉड को हमने हल्का सा डिस्टर्ब किया, और इस रॉड को मैं यहां ले आया, ये रेड लाइन जो है ना, ऐसे इमेजिन करते हैं। कितना एंगल, थीटा एंगल मैंने नीचे लिया इसको, और कितना मैं इसे नीचे ले आया, X. चलो मान लेते हैं x। चलो तुमने x बोला तो इसलिए x। अब जैसे मैं इस रॉड को नीचे ले आऊंगा, तो बेसिकली इस रॉड के मोशन को बच्चों जब तुम देखोगे ना, ये जैसे पेन है ना मेरे हाथ में, देखो ये ऐसे घूमता हुआ मूव करेगा, रोटेशन है यहाँ पे, स्प्रिंग लगी है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो सिर्फ रॉड को अगर तुम इमेजिनेशन में लेके आओगे तो ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ पॉइंट उसका एक्सिस है, ये ऐसे घूम रहा है। ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन ये घूम घूम के ऑसिलेट कर रहा है, क्या कहते हो? Yes. तो बेटा यहाँ ना रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आता है, बल्कि रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, घूमने वाला मोशन। Yes. बजाय कौन आएगा? तो मैं इसके टॉर्क को लिखना चाहता हूं। सबसे पहले जो चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूं ना, मैं इसके टॉर्क को लिखना चाहूंगा। तो बेटा ये टॉर्क मैं पता है कैसे लिखूंगा, मैं टॉर्क लिखते हुए ऐसे सोचूंगा कि ये स्प्रिंग का फोर्स उसको ऊपर ढकेल रहा है, ये एक्स नीचे आ गया, चलो यहां मैं अंदर की तरफ मेंशन करता हूं। जरा स्प्रिंग के हिसाब से सोचो, क्या स्प्रिंग का फोर्स इसे ऊपर ढकेल रहा है, और स्प्रिंग का फोर्स क्या आ जाएगा? एक्स। एक्सिस इधर है इसका, ठीक है। फोर्स और एक्सिस के बीच में सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट था इसलिए ये डिस्टेंस सीधा ही गिना जाएगा, मान लेते हैं। तो वो कितना है? एल। तो आप मुझे सोच समझकर केयरफुली बताएं कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा? kx into l। हाँ वेरी गुड, के एक्स इंटू एल, शाबाश बेटा, के एक्स इंटू एल, वेरी गुड। जिसमें से ये फैक्टर मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। ये के एक्स क्या है? फोर्स। फोर्स, के एक्स फोर्स है बेटा, सोचो। हमने दबाया था नीचे, स्प्रिंग ऊपर ढकेल रही है ना उसको, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही टॉर्क होता है ना। Yes. तो ये हो गया टॉर्क।
लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहता हूं कि ये x क्या है। तो x छोटा सा आर्क है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सही है, हाँ, yes sir. एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। मतलब क्या मैं यहां इस सिचुएशन में इस टॉर्क को ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल थीटा इंटू रेडियस एल इंटू एल। Yes. एक्स को मैंने ऐसे लिखा, आर्क लेंथ के फॉर्मूले से लिखा। याद करें बेटा, मैं अब आपको कैसे, मैं बस यही कहूंगा ना कि समझ लो भाई। आर्क लेंथ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये आर्क लेंथ की तरह मैं देख रहा हूं, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसके लिए रेडियस इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं गिनता हूं यहां से तो एल है ना। Yes. हाँ, तो बच्चों हमें पता चला कि टॉर्क कितना आ गया, के एल Theta. स्क्वायर इंटू थीटा, के एल स्क्वायर इंटू थीटा। चलिए, अब एक फॉर्मूला मुझे यहां आपको नया बताना पड़ेगा। फिलहाल ये जो टॉर्क होता है इसे लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। अब ये हमें पढ़ना है रोटेशनल डायनेमिक्स में। Done. तो फिलहाल थोड़ा सा ऑन रिक्वेस्ट इसे याद रखिए। आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है और अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर रेफरेंसेस। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एक और फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक रॉड जिसका एक्सिस एंड पर आता है और अगर वो घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू के एल स्क्वायर इंटू थीटा। क्या क्या कटा, एल स्क्वायर कट गया। अल्फा इज इक्वल टू, आंसर क्या आया, 3k बाई एम 3. इंटू थीटा। ठीक है, Yes. हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। ये अल्फा मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन। सोचिए अगर यहां पर एसएचएम परफॉर्म हो रहा है तो एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है Omega square. स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes. अगर वो एसएचएम एंगुलर रेफरेंसेस में है तो ये एक्सेलरेशन एंगुलर आएगा और डिस्प्लेसमेंट थीटा में गिना जाएगा। और अगर वो लीनियर रेफरेंसेस में है तो ये एक्सेलरेशन भी लीनियर आएगा और ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंसेस की तरह गिना जाएगा, लेंथ की तरह गिना जाएगा, डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस की तरह गिना जाएगा। Yes sir. यहां तो एंगल में घूम रहा है। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन बनाई है और एक्सेलरेशन की इक्वेशन इन एसएचएम जो है वो मैच कर रही है। छोटा सा सवाल, किसने किसकी जगह ली? Omega ने 3k by m omega square. यस, ओमेगा स्क्वायर की जगह 3k बाई एम आया, मतलब ओमेगा क्या हुआ। under लेकिन हम बचपन से पढ़ रहे हैं ओमेगा क्या होता है। 2 pi by 2. तो कहानी को खत्म करो, टी बताओ। M by 3. ये होता है इसका प्रोसीजर। अब इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने दो, आपको काम ऐसे ही करना है। ठीक है ना, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन इसमें आने दो बेटा, आपको काम ऐसे ही करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें भी ना आपने काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही काम करना है आपने। आई होप आप इन चीजों को अब हैंडल कर पाएंगे। दो स्प्रिंग्स हैं, बीच में एक रॉड है, एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब एक एज वाला सपोर्ट है, यहाँ पे नाइफ एज वाला सपोर्ट बोलते हैं इसको। इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। तो क्या ये रॉड है, देखो ऐसे, वीडियो में देखो, दिख रहा है, पेन दिख रहा है मेरा, ये ऐसे ऐसे घूमेगी। Yes sir. Yes. ब्लैक रहने की वजह से शायद आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, दिख रहा है, विजिबल है। ये ऐसे ऐसे, या मेरे हाथ को देखो, ऐसे ऐसे घूमेगी, बराबर। यहां से ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे घूमेगी, सही है। तो चलो मान लेते हैं कि डिस्टर्ब करने के बाद ये हल्का सा जो आपने इसको चेंज किया उस हिसाब से इसकी नई पोजीशन रॉड की ऐसी आ गई। जस्ट इमेजिन करते हैं ये ऐसी पोजीशन आ गई। कितना नीचे आया होगा बेटा X. ये थीटा
ये x, यहां भी बराबर उतना ही थीटा, ये करस्पॉन्डिंग x। तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आएगा यहाँ kx kx। रॉड की लेंथ लिखी गई L/2 इधर, L/2 इधर, क्या कहते हो? Yes. रिस्टोर करने के लिए टॉर्क आया होगा, बोलो टॉर्क क्या लिखूं? KXL/2. वेरी गुड बेटा, शाबाश, KXL/2, बहुत अच्छे, तुम समझ गए बात को, बिल्कुल सही, सही जा रहे हैं। Yes. KXL/2, लेकिन एक गलती हुई, टॉर्क इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, Yes. दो टॉर्क। दोनों तरफ से आ रहा है, रॉड को दोनों तरफ से सीधा करने की कोशिश हो रही है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हुआ, KXL। Yes. अब इस जो x की वैल्यू है उसको हम एंगल की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे, बताओ क्या लिखूं? θL/2। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, समझ गए तुम। इनटू L, मतलब हमें पता चला ये टॉर्क हो गया KL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा, सही है। Yes. अब थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको रोटेशनल मोशन ये चैप्टर अभी कवर नहीं करवाया और ये क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा लिंक्ड है। ये टॉर्क का एक फॉर्मूला हो सकता है, बताइए। I देखिए पीछे के न्यूमेरिकल में, वेरी गुड, शाबाश, पिछले न्यूमेरिकल को अगर आप रेफर करते हो तो ये I अल्फा हो जाएगा, ये हो गया बेटा KL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। अब I जो है उसका एक नाम है, क्या नाम बताया मैंने I का? इनर्शिया। इनर्शिया। जैसे ही कॉलेज शुरू होगा इंशाल्लाह पहला चैप्टर हमारा यही रहेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो I कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड कैसे घूम रही है उस पर डिपेंड करता है, हर बार एक ही फॉर्मूला नहीं आएगा। जैसे यहां देखिए रॉड ये एंड वाले एक्सिस पे घूम रही थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा ml²/3। यहां जो रॉड घूम रही है ये सेंटर के पॉइंट पर घूम रही है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा बेटा ml²/12। ज्यादा बॉदर न करें, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, अल्फा जैसे का वैसा। फिर ये कंटिन्यू हो रहा है KL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। अब जो कट सकता है काट दे, L² कट गया, ये 2 कटा, यहां से ये आया 6, और मुझे अल्फा का एक स्टैंडर्ड रिलेशन मिलता हुआ नजर आया, अल्फा इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6K डिवाइडेड बाई m इंटू थीटा। लेकिन जहां SHM होता है वहां एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ω² इंटू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, सही है बात? Yes. इस हिसाब से सोचा जाए, इस हिसाब से सोचा जाए तो किसने किसकी जगह ली? ω² की 6K/m। 6K/m, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 6K/m, विच मेक मी राइट 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट में 6K/m। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में m डिवाइडेड बाई 6K। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक। यस सर। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन करते हैं एंड देन फॉर दिस केस हम लोग रुक जाते हैं, ये सारे इलस्ट्रेशंस फिर आपके पूरे हो जाएंगे। ओके अब ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आ गया समझ में आपको? Yes. थोड़े लेंदी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं रुका रुका के सिर्फ 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन लेते लेते ही आगे बढ़ रहा हूँ। दैट इज द रीजन कि मुझे 4-4 लेक्चर लेने पड़े ताकि आप लोग अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें। चलिए ये कपल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, इतने 2 बाकी हैं, इनको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है जो मूव करता है 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर ये जाकर के एक स्प्रिंग को हिट करता है जिसका फोर्स कांस्टेंट π² न्यूटन पर मीटर है, और 2 किलोग्राम उसको और अलग से अटैच है। द ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। द टाइम फॉर विच द रेयरर मूविंग ब्लॉक
विल बी विद द स्प्रिंग, कितनी देर तक ये जो पीछे ब्लॉक मूव कर रहा है ना, ये वाला, ये स्प्रिंग को कितनी देर तक दबाता रहेगा या कितनी देर तक ये इसके साथ में चलेगा। यस तो देखो, जब ये इसको कोलाइड करेगा, जब ये इसको कोलाइड करेगा तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, एक स्प्रिंग दो ब्लॉक। Yes, sir. ठीक है, जब तक ये साथ में है, मान लो दबा रहा है स्प्रिंग को, सेपरेट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एक स्प्रिंग दो ब्लॉक, अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हमारे सामने आता है तो हम इसका टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं। 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखेंगे। ये तो एक स्प्रिंग है इसलिए क्या लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 4m। क्या लिखेंगे, 4m। गलत, रिड्यूस्ड मास। 4 कैसे बेटा यार, मैं पढ़ा चुका हूं ये वाली प्रॉब्लम। ये जो सीरीज है अपनी 4 लेक्चर की सीरीज है ना, इसमें लेक्चर नंबर 1 में देखो, एक स्प्रिंग दो ब्लॉक अगर एक साथ आते हैं तो वहां रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आता है, मैं पढ़ा चुका हूं ये, ऐसे गलती ना करें। अब मुझे बताएं रिड्यूस मास कैसे लिखा जाएगा। m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो रिड्यूस मास अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, यानी कि रिड्यूस मास हो गया 1 किलोग्राम। ठीक है, Yes. नाउ लेट्स एस्टिमेट द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई, रिड्यूस मास 1 आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट ये पाई स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जब मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आया 2 सेकेंड। डन। ये Yes. पाई स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, पाई पाई कटा, आंसर 2 आया। अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक इसको कब तक का, मतलब कब तक स्प्रिंग के साथ टच रहेगा ये। जब तक इसकी वेलोसिटी खत्म नहीं होती। हाँ ठीक है, चलो जब तक इसकी वेलोसिटी खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसे सोचो ना, ये आ रहा है, टकरा रहा है, दबा 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 रहा है, उसके बाद तो ये आगे बढ़ जाएगा ना, ये जैसा वैसे रुक जाएगा। Yes. ऑसिलेशन तो ऐसे और ऐसे होता है, हाथ को देखें मेरा, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। तो यहां सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ ऐसे हुआ, मतलब कितना ऑसिलेशन हुआ, Half of. हाफ। तो हाफ ऑसिलेशन होने तक क्या ये साथ में था। हाफ ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है। Required time का आधा। टाइम पीरियड का आधा, Yes. रिक्वायर्ड टाइम नहीं, टाइम पीरियड का आधा। अरे भाई हाफ ऑसिलेशन हुआ, ये तो फंडा समझा। Yes, Yes, sir. sir. अब हाफ ऑसिलेशन होने के लिए टाइम लगता है टाइम पीरियड का आधा। अब टाइम पीरियड हमने निकाला, कितना निकाला टाइम पीरियड हमने, 2 seconds. 2 सेकेंड 1. बाई 2, आंसर आया 1। ये 1 सेकेंड तक साथ में रहेगा, दैट्स इट। Yes, sir. दूसरा सवाल इसमें ये पूछ रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम द वेलोसिटी ऑफ द रेयर ब्लॉक 2 किलोग्राम ऑफ 2 किलोग्राम आफ्टर इट सेपरेट फ्रॉम द स्प्रिंग। जब ये स्प्रिंग से अलग होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या है। मैं इसे बिल्कुल लॉजिक से अगर बताऊं आपको, बिल्कुल लॉजिक से, क्योंकि ये दोनों मासेस सेम है। हालांकि मैं इसका लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बना सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लेकिन मैं चाह रहा हूं लॉजिक से समझे आप। ये दोनों मासेस सेम है, तो ये वाला मामला होगा। उसके बाद ये रुक जाएगा, Yes, sir. ये वाला मामला होगा। तो ये रुक जाएगा, ये रुकेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो सेपरेट हो रहा है, 0. 0, दैट्स इट, 0 ही होगी। आ रहा है ना समझ में। हाँ, ये इसीलिए ओबे होगा क्योंकि ये दोनों मासेस सेम है। अगर ये दोनों मासेस अलग अलग होते तो ऐसा नहीं होता, पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऐसा नहीं होता। कि तब ऐसा भी हो सकता था कि स्प्रिंग दबने के बाद स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक को थोड़ा पीछे ढकेल दे, तब तक भी वो चिपका रहे साथ में। ठीक है, Yes. ओके। तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इसको 0 प्रूफ करने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल लगाएंगे, बाद में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लगाएंगे और 0 प्रूफ कर सकते हैं इसे। चाहे तो आप ट्राई करें इसमें।
या मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन लिख करके आपको भेज देता हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, बट ये डायरेक्टली भी बोला जा सकता है, लॉजिकली भी क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, यस टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। रुक जाए फिर। Yes, sir.